ऑटोमेशन की दुनिया ना सच में बहुत तेजी से बदल रही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के वर्कफ्लो ऑटोमेशन लैंडस्केप को डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, बिल्कुल स्क्रैच से एक असली काम करने वाला एआई एजेंट कैसे बनाया जाता है, ये भी गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, 2026 का ऑटोमेशन शोडाउन। दूसरा, NA10 आखिर क्यों बाजी मार रहा है। तीसरा, अपना खुद का एक एआई एजेंट बनाना। और अंत में, एरर्स को कैसे पकड़ें और संभालें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द 2026 ऑटोमेशन शोडाउन। अब जरा इस टेबल को देखिए। टॉप 3 ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स के बीच का बुनियादी अंतर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ज़ेपियर अपने 8000 से ज्यादा इंटीग्रेशंस के साथ नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए बढ़िया है। मेक आपको जटिल लॉजिक के लिए शानदार विजुअल डिजाइन देता है। लेकिन NA10 को देखिए, ये अपनी सेल्फ होस्टिंग कैपेबिलिटी के साथ टेक्निकल टीम्स और एआई डेवलपर्स के लिए गेम को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। प्राइसिंग मॉडल, ये एक ऐसी चीज है जो सच में भारी भरकम बिल आने पर पसीने छुड़ा सकती है। यहां ज़ेपियर का पर टास्क मॉडल है, मतलब हर छोटे एक्शन के लिए पैसा लगेगा। अगर 10 स्टेप का वर्कफ्लो है तो 10 टास्क का बिल। वही दूसरी तरफ NA10 पर एग्जीक्यूशन प्राइसिंग पर चलता है, यानी वर्कफ्लो चाहे जितना भी पेचीदा क्यों ना हो, एक पूरा रन मतलब सिर्फ एक एग्जीक्यूशन। बड़े और जटिल एआई वर्कफ्लोज के लिए ये कॉस्ट को कंट्रोल से बाहर होने से बचाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। N8N आखिर क्यों आगे है। टेक्निकल टीम्स NNN की तरफ क्यों खींची चली आ रही हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण है डेटा सॉवरेंटी। हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसी इंडस्ट्रीज में डेटा की सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है। क्योंकि NNN को हम अपने ही सर्वर पर बिल्कुल मुफ्त में होस्ट कर सकते हैं, तो संवेदनशील डेटा कभी भी किसी थर्ड पार्टी सर्वर को छूता तक नहीं है। हिपा या GDPR जैसे कड़े नियमों का पालन करने के लिए ये एकदम अचूक और सुरक्षित तरीका है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 8000 से भी ज्यादा। ये ज़ेपियर की प्री बिल्ट ऐप इंटीग्रेशंस की विशाल लाइब्रेरी है। पहली नज़र में देखने पर लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा फायदा है, इसे तो शायद ही कोई हरा पाए। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है, जो इस अंतर को पूरी तरह खत्म कर देता है। NRN का ये जो जेनेरिक HTTP रिक्वेस्ट नोड है ना, ये लिटरली किसी भी API से कनेक्ट हो सकता है। मतलब अगर किसी खास ऐप के लिए कोई रेडीमेड नोड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस एक CURL कमांड को सीधे एडिटर में इंपोर्ट कीजिए और ये अपने आप ऑथेंटिकेशन और पूरा सेटअप जनरेट कर देगा। डेवलपर्स के लिए ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और अब बात करते हैं NNN 2.0 के इस AI एजेंट टूल नोड की। ये फीचर साधारण ऑटोमेशन से कहीं आगे की चीज है। इसके नेटिव लैंगचेन इंटीग्रेशन की मदद से हम एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक ऑटोनोमस दिमाग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा दिमाग जो मल्टी स्टेप लॉजिक की खुद प्लानिंग कर सकता है और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं भाग 3 पर, बिल्डिंग एन एआई एजेंट। अब हम थ्योरी से निकलकर असल में इसे बनता हुआ देखेंगे। सवाल ये है कि एक वर्कफ्लो के अंदर एआई एजेंट आखिर काम कैसे करने लगता है। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख देने से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन से गुजरने वाले डेटा की पूरी जर्नी को समझना होगा। ये रहे वो 4 अहम कदम जो एक सटीक आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। सबसे पहले फॉर्म ट्रिगर से डेटा को इंजेस्ट करना, फिर एआई टैग्स के जरिए उसे एनरिच करना, तीसरा डेटा टेबल में उसे सिक्योर तरीके से स्टोर करना, और अंत में मेमोरी वाले एक ऐसे एआई एजेंट को डिप्लॉय करना जो इस डेटा को खोजकर उसका इस्तेमाल कर सके। इस इंजेस्ट वर्कफ्लो को देखिए। दिलचस्प बात यह है कि डेटा की स्टोर होने से पहले ही उसकी एनरिचमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वेब फॉर्म से जानकारी आती है, फिर एक IF नोड उसे ईमेल डोमेन के आधार पर रूट करता है। उसके बाद एक बेसिक LLM चेन सवालों का विश्लेषण करके काम के टैग्स जनरेट करती है, और आखिर में ये सारी जानकारी डेटाबेस की एक नई रो में जाकर सुरक्षित हो जाती है। यहाँ इस कोर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हर नोड बाय डिफॉल्ट एरे के हर एक आइटम पर अपना स्टेप परफॉर्म करता है। आसान भाषा में समझें तो अगर ट्रिगर से एक साथ कई फॉर्म सबमिशन आते हैं तो सिस्टम खुद ब खुद पूरी लिस्ट के हर आइटम पर वो प्रोसेस चला देगा। मैनुअली लूपिंग कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे डेवलपमेंट का काफ़ी समय और सिरदर्द बच जाता है। अब आते हैं हमारे एआई एजेंट वर्कफ्लो पर। एक कामयाब एजेंट के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, स्टेटफुल मेमोरी और सही टूल्स। यहाँ सिंपल मेमोरी नोड पुरानी बातचीत का पूरा ट्रैक रखता है
और डेटा टेबल टूल एजेंट को ये ताकत देता है कि वो डेटाबेस को खंगाले और बिना कोई हैलुसिनेशन किए एकदम सटीक जवाब दे। सोचिए, अगर ये मेमोरी ना हो तो चैटबॉट हर नए मैसेज को बिल्कुल पहली बातचीत मान लेगा। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 4, कैचिंग एंड हैंडलिंग एरर्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन वर्कफ्लोज भी कभी न कभी फेल हो ही जाते हैं। रिमोट सर्वर डाउन हो सकते हैं या डेटा गलत आ सकता है। इसीलिए ये ऑटोमेटेड सेफ्टी नेट बहुत काम का है। जरा इसकी टाइमलाइन देखिए कि ये कितनी तेजी से काम करता है। 1 मिलीसेकंड में सर्वर एरर की वजह से प्राइमरी वर्कफ्लो फेल होता है। 1 सेकंड में लॉग उस फेलियर को ट्रैक कर लेता है। 2 सेकंड पर एक एरर ट्रिगर अपने आप एक बैकअप वर्कफ्लो लॉन्च कर देता है। और 3 सेकंड होते होते टीम को स्लैक या ईमेल पर तुरंत अलर्ट मिल जाता है। मैनुअल मॉनिटरिंग की कोई जरूरत ही नहीं। और हाँ, जानबूझकर एक्सेप्शंस थ्रो करना असल में एक बहुत स्मार्ट प्रैक्टिस है। स्टॉप एंड एरर नोड का इस्तेमाल करके हम खराब डेटा को सिस्टम में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इससे होता यह है कि वो डेटा बाद में कोई मिस्ट्री वाला फेलियर पैदा नहीं करता। ज़रूरत के हिसाब से हम इंसानों के पढ़ने लायक एक कस्टम एरर मैसेज भेज सकते हैं या फिर डिबगिंग के लिए पूरा टेक्निकल डेटा लॉक कर सकते हैं। तो सही एरर हैंडलिंग और एग्जीक्यूशन बेस्ड प्राइसिंग के आ जाने के बाद ऑटोमेशन की अब क्या लिमिट रह गई है? सच कहूं तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन। डेटा पूरी तरह सिक्योर है और एआई की कैपेबिलिटीज की कोई सीमा नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब असली सवाल ये नहीं है कि ऑटोमेशन क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि इन टूल्स के साथ भविष्य में हम सब मिलकर कौन से नामुमकिन लगने वाले सिस्टम्स बनाने वाले हैं।